हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर की, एक नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है ज्योमेट्री। और ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है मैथ्स में जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है बच्चों के लिए। काफ़ी बच्चे इससे नफरत भी करते हैं और आज आपको इससे प्यार करवाने के लिए मैं आ चुका हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को इस पढ़ने के लिए बेसिकली आप कुछ थ्योरम्स और आइडेंटिटीज़ का पता होना ज़रूरी है। और जिनको नहीं पता होती बच्चों को, मेरे भाइयों को, वो बेचारे कहते हैं बहुत मुश्किल चैप्टर है, इसको हमने नहीं पढ़ना। बट आज आपका ये फेवरेट चैप्टर बना दूंगा मैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि इस जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में भी देखा ही होगा कि जिन बच्चों ने मैथ्स कभी ना भी पढ़ा हो, जहाँ बच्चों ने मैथ्स छोड़े हुए काफ़ी देर हो गई होगी, वो भी आज इस चैप्टर को सीखेंगे और इससे प्यार करेंगे। क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए बस कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, बाकी ये चैप्टर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज सबसे पहले चैप्टर से, इस ज्योमेट्री चैप्टर के पहले सब चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है जी। इसके टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं आगे पढ़ाऊँ। पहला चैप्टर है इसका लाइन्स एंड एंगल्स, पॉइंट लाइन एंड एंगल। दूसरा ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल, चौथा पॉलीगन और पांचवा सर्कल। इस ज्योमेट्री चैप्टर के आगे सब चैप्टर्स आएंगे जो कि इसके यूनिट्स मान सकते हो आप। पहला यूनिट है पॉइंट लाइन एंगल, दूसरा ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगन, फिर सर्कल। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में। आप सभी ने क्या करना है, स्टार्टिंग में एक नोटबुक और पेन ले लो और इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, क्योंकि इसमें मैंने आगे आप देखोगे प्रॉपर थ्योरी भी रखी हुई है और आपके क्वेश्चंस भी रखे हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। और आप एग्जाम से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो, अगर आपके पास नोटबुक बनी होगी। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि इस नोट्स की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आगे टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके वहां पे हर एक पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूंगा। और नेक्स्ट यह है कि आगे भी इस वीडियो को अगर पसंद आएगी तो शेयर लाइक ज़रूर करते रहना, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बने रहे और हम आपके लिए इससे अच्छा और कंटेंट बनाते रहें और आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स के पहले सब चैप्टर है जो आपका लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पॉइंट। भाई पॉइंट होता क्या है। ठीक है, आप सभी को पता होगा पॉइंट क्या होता है, एक सिंपल सा एक ऐसा डॉट। ठीक है जी, बट पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करते हो, पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसका कोई रेडियस नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। आगे आती है हमारी लाइंस। लाइन क्या होती है, सभी को पता है कि आप ऐसे रैंडम लाइन ड्रा कर दो, दिस इज योर लाइन। ठीक है जी, लाइन होती क्या है, जिसकी कोई विड्थ नहीं होती और जिसकी सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। आगे जिसकी प्रॉपर थ्योरी भी दे दी गई है। अगर मैं यूट्यूब पे यहाँ पे थ्योरी बनाऊंगा, वीडियो में थ्योरी पढ़ के सुनाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियोस बनेगी। इस थ्योरी को आप नोट कर सकते हो, ताकि आपको वापस से कभी पढ़ने की जरूरत पड़े आप याद रख सको। ठीक है, लाइन क्या आ गई, ऐसे एक लाइन जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। लाइन के भी आगे कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि नाम सुना होगा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो लाइन, ऐसी लाइन जो सिर्फ सीधी चलती रहे। ठीक है, जिसका जो कभी भी टर्न ना करे, जो कभी भी ऊपर नीचे ना जाए, सिर्फ अगर चल रही है तो सीधी ही चलेगी, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कल को अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड यूज होगा कि ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता चल जाए आपको एक सीधी लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा रहा हूँ कि इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से हर एक चीज़ें पता चले आगे आने वाली क्वेश्चन में किस किस वर्ड का यूज़ किया गया है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपने अगर मैथ छोड़ भी दिया है, बिल्कुल नहीं आता, तब भी आप सीखोगे। तो स्ट्रेट लाइन आपने सीखी, क्या होती है, सीधी लाइन जिसका जो कभी टर्न ना हो। ठीक है, आगे आती है आपके पास कर्व लाइन। अब कर्व लाइन कौन सी होगी, जो टेढ़ी मेढ़ी कुछ कहीं भी मोड़ के ले जाओ उसको, दैट इज योर कर्व लाइन। ठीक है, उसी से आप सर्कल बना लो, लाइन को लेके ऐसे लाइन रह रहे हो, ऐसे ऐसे कहीं भी ले जाओ, दिस इज योर कर्व लाइन। ठीक है, इसी को हम कहेंगे कर्व लाइन। आगे आ जाती है आपके पास लाइन सेगमेंट। अब इसका मेन यूज होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कह देता है ड्रा ए लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम ए टू बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। लाइन सेगमेंट में आपके पास ये आ गया कि जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों हो। ठीक है, पीछे आपने पढ़ी एक लाइन क्या है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा पर एंड पॉइंट नहीं होगा, चलती रहेगी। सेम एज इट इज जो है रे भी आप इसी को कहते हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, चलती रही है, एंड पॉइंट नहीं है। बट लाइन सेगमेंट ऐसी होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। एग्जाम में डायरेक्ट कहेगा ड्रा करो लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट, आपको पता है अगर 5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है, इट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड पॉइंट भी है, उसी को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। आगे पढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ लाइन, कि लाइन कितने प्रकार की होती है। लाइन टोटल आपकी 5 प्रकार की होती है। पहली आ जाती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इस वीडियो को अगर आपने नोट्स उतारने हैं, वीडियो को रोक के भी उतार सकते हो, वरना कमेंट्स कर देना, आपके लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दूंगा ताकि आप वहाँ से भी डायरेक्ट PDF ले सको। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी आ गई। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो आपस में कट रही होगी। ठीक है, आपस में लड़ रही होंगी, बर्बाद हो रही होंगी, आपस में कट रही होंगी, बस इतना जा रखो इंटरसेक्टिंग लाइंस। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही कटे, ये ऐसे भी कट सकती है, ये भी इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो आपस में कट रही होगी, बस इतनी सी बात जा रखना, उसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब कॉन्करेंट लाइन कौन सी होगी। कॉन्करेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट से पास हो रही हो। जैसे आप सभी देख रहे होगे, आपके पास एक लाइन आ गई यहाँ पे AB, ये भी इसी पॉइंट से निकल रही है, पॉइंट O से, CD भी इसी पॉइंट से निकल रही है, और EF भी इसी पॉइंट से निकल रही है। कॉन्करेंट लाइन आप जहाँ से ये समझोगे कि ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से क्रॉस करे। मतलब कि अगर आपके सपोज करो दोस्त है बहुत सारे, कोई जम्मू का घूमने चला गया, कोई कश्मीर चला गया, कोई केरला चला गया, और वापस आपने कॉल की सभी को कि भाई साहब एक ही पॉइंट पे आके हमने मिलना है, इस जगह पे आज मिल जाओ। तो मतलब एक ही पॉइंट से जो पास करेगी, एक ही पॉइंट्स पे आके जब हम ऐसा समझ लो मिलेंगी, उसी को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन आ गई, जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम हो, जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम हो। अगर यहाँ पे D है, यहाँ पे भी D होगी, इनके बीच की दूरी कभी चेंज ना होगी। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, रेल की आपके जो ट्रैक्स होते हैं, पटरी होती है, आपने देखा हो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, कभी भी वो ज्वाइन नहीं होती। जितना उसका गैप होगा, अगर कश्मीर में इतना गैप है तो आगे कन्याकुमारी जाके भी उतना ही गैप होगा उसका, कहीं भी गैप उसका कम नहीं होता। तो समझ आ गई पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, जो कभी भी आपस में जुड़े नहीं, टकराएंगे नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो सीधा स्ट्रेट चलती रहेंगी, उसी को ही हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। आगे आती है आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी आ गई, जैसे आपके पास सपोज करो एक लाइन है, एक लाइन जहाँ से आके इसको काट रही है, एक यहाँ से आके काट रही है, और एक ऐसे सीधी आके काट के चली गई। तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन होगी, जो लाइन, वो ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे काटेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, AB एक लाइन है और CD एक दूसरी लाइन आई, उसको वो 90 डिग्री पे काट के चलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जब भी आपको दिया गया हो कि एक एंगल है आपका परपेंडिकुलर है, स्क्यूकल है, तो परपेंडिकुलर से आप समझ जाओगे कि आपका एंगल सीधा 90 डिग्री का है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, जो किसी दूसरी लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे काटे, उसी को हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। जैसे आप समझ सकते हो कि आपके पास AB है, CD को काट रही होगी, तो कहीं भी आप समझ सकते हो कि 90 डिग्री पे जे काट रही है। आगे बढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होगी, मतलब ऐसी दो, सपोज करो ऐसे ये दो लोग थे CD और AB, अपना मजे से जीवन जी रहे थे, और एक PQ आई, इन दोनों में तबाही मचाकर चलेगी भाई। ठीक है, इनकी काट कर चलेगी, इनको काट कर चलेगी डायरेक्ट। ऐसी लाइन जो मतलब दो या दो से ज्यादा लाइंस को काट दे, किसी भी एंगल्स पे आके काट दे, उसी को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब कोई ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी लाइंस को काट कर चले जाएगी किसी अलग अलग एंगल्स पे, उसी को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि ये लाइंस है, एक लाइन आई यहाँ से ट्रांसवर्स करके चलेगी, मतलब इनको काट कर चलेगी। ट्रांसवर्स से समझोगे आप कि इनको काट कर चलेगी, इनको बर्बाद करके चलेगी। दूसरी आई, दूसरी इनको ऐसे काट कर चलेगी, मतलब सभी में तबाही मचाकर जाने वाली जो लाइन होगी ना, उसी को कहोगे आप ट्रांसवर्सल लाइन। आगे बढ़ते हैं हम एंगल्स। अभी तक हमने लाइंस पढ़ा, लाइंस की टाइप पढ़ा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। फिर इसके बाद अगर आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इतनी ज़्यादा थ्योरी दी गई, अगर आप चाहो तो उतार सकते हो। बेसिकली एंगल्स क्या होते हैं, ऐसी दो रेस। अब रेस क्या होती है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और जिसका एंड पॉइंट कहीं नहीं होगा, चलती रहेगी, वो आ गई रे। अब ऐसी रे ऐसी दो रेस जो सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, उसी को हम कहते हैं एंगल्स। मतलब जहां आप देख रहे हो एक रे आपके पास A है, एक B है, एक ही पॉइंट से ये स्टार्ट हो रही है, पॉइंट O से, तो यहाँ से ये क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी, इनके बीच की दूरी को डिग्री में बताएगी, इसी को हम कहेंगे एंगल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एंगल्स की अगर मैं बात करूं, एंगल कुछ इस प्रकार से भी बनते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, एक बनता है कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री का, एक बनते हैं कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब जैसे आपके पास AB आ गया,
ओ आ गया यहाँ पे, ए आ गया, बी आ गया, ओ आ गया यहाँ पे, ए आ गया, ओ आ गया यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे। अब ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसे हम कहेंगे जो कि क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, मतलब जिसमें आपका जो एंगल जो है ये थीटा जो है, थीटा जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, 0 से लेके थीटा 90 से छोटा यहाँ पे बिलोंग करेगा। ये बात आपको समझ आई। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल हो गया, जो कि 90 डिग्री से कम हो। अब ये जो एंगल 90 डिग्री हो उसे आप क्या कहते हो, राइट एंगल। समझ आ गई, उसे हम कहेंगे राइट एंगल। जिसको राइट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब जिनका थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसे हम कहेंगे राइट एंगल। समझ आ गई, राइट एंगल किससे कहते हैं, जिसका मतलब थीटा किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। अब बात करते हैं हम, जिसका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उनको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे उनको हम। समझ आ गई इतनी सी बात। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन से आगे, जिनका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स। समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। एक आपके पास होता है स्ट्रेट एंगल भाई साहब, सीधा का सीधा ऐसे करके, एक पॉइंट से दो रेज चली, एक रेज इधर चलेगी एक इधर चलेगी और वो एंगल बनाएगी स्ट्रेट एंगल, जो कि जिसका थीटा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बातें आपको कुछ पता होना जरूरी है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये, ठीक है। क्या पता होना जरूरी है, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट कहा होगा ड्रा एन एक्यूट एंगल ऑफ इतने डिग्री का, अब आपको पता ही नहीं होगा एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल वो होता है जिसका थीटा 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूज होता है जो 90 से ज़्यादा हो पर 180 से कम हो। और एक स्ट्रेट एंगल आता है आपके पास जो कि 180 के इक्वल होता है। ये भी पॉइंट जरूरी है समझना आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, सेम वही चीज़ें कहा गया है एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या कहा गया है, एक्यूट एंगल कहा गया है। अब एक्यूट एंगल क्या है, इसकी डेफिनेशन दे दी गई है, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसे हम कहेंगे, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है जी। जैसे ये एंगल ड्रा किया है प्रॉपर 90 डिग्री पे है ना, इसलिए इसको हम कहेंगे राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसे कहेंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा बट 180 डिग्री से वो कम होगा, उसी को हम कहेंगे कि भाई साहब तुम हो ऑब्ट्यूज एंगल। आगे आ जाता है आपके पास स्ट्रेट एंगल, वही मैंने पढ़ाया, जिसका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, उसी को हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसी डेफिनेशन में ये बात कही गई है, इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज स्ट्रेट एंगल। एक और आता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐसे घुमा के पूरा नीचे आ गया, मतलब जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, सिंपली क्या करना है, 360 में से आपको क्या करते हैं ना, माइनस कर देना है, आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। अब 360 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जो रोटेशन होता है ना पूरा को पूरा, जैसे आपने यहाँ से एंगल्स ड्रा किए, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ये पूरा रोटेशन जब करके आएंगे ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा 360 का रोटेशन होता है, ठीक है। सीधा स्ट्रेट होगा, सीधा स्ट्रेट होगा आपका कितना, 180 का, 180 का स्ट्रेट आ गया, और अगर पूरा घूम कर आएगा ऐसे करके यहाँ पे वापस, तो 360 का रोटेशन बनता है। जब भी आपको कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, 360 में से जो एंगल गिवन दिया गया होगा, जैसे ये दिया गया है आपको 60 डिग्री सपोज करो, तो यहाँ से 60 डिग्री माइनस करोगे, आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका कॉमनली ज़्यादा यूज नहीं होता, फिर भी देख लेंगे आप। अब पेयर्स ऑफ एन एंगल्स की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स पढ़ाने का, जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया वो तो नॉर्मल सी बातें हैं, वो हर एक को पता होती है कि राइट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, आपके पास ऑब्ट्यूज क्या है। मेन आपको जो पढ़ना है ये पढ़ना है पेयर्स ऑफ एन एंगल्स, क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला पढ़ेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट जब भी आएंगे ना एडजेसेंट एंगल, उससे आपने यही बात समझनी है, क्या पड़ोसी भाई साहब, पड़ोसी मीन्स आपके नेवर्स जो है, आपने घर डाला है, आपके लेफ्ट साइड भी एक घर होगा, आपके राइट साइड भी एक घर होगा, उसी को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब हमारे वो पड़ोसी है, नेवर्स है। अब आप नेवर्स जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको आप 5 घर छोड़ के जिसका घर हो उसको आप पड़ोसी नहीं कहोगे, वो आपका सोसाइटी का एक मेंबर है। बट एडजेसेंट एंगल्स मीन्स कि आपके नेवर्स जो है वो आपके कौन है, जिसका घर आपका लेफ्ट साइड है एक और एक राइट साइड पे है। तो यहाँ से आप दे सकते हो एंगल जो हमारे पास कौन बनेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ से भी एक सीधी लाइन बनेगी भाई ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से भी एक सीधी लाइन बनेगी और यहाँ पे एक रे आ गई ए, यहाँ से सी और यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो एडजेसेंट एंगल किसके निकलेंगे, अगर आप देखो अगर, तो जी आपकी जो रे आ रही है सी,
ठीक है, सी के नेबर्स आपको दिख रहे होंगे, सी के इस साइड नेबर है बी, इसका इस साइड नेबर है ए, तो सी के जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो एंगल ए और एंगल बी जो सी के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, कभी भी एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो हमेशा याद रखना उसके नेबर्स वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। ठीक है, दे हैव द सेम वर्टेक्स कहा गया है, कॉमन नॉर्म होनी चाहिए, सब इसकी डेफिनेशन है। सिंपली बात जा रहा हो, अगर आपको एंगल बी का, इस रे बी का अगर आपको एडजेसेंट एंगल बताना हो, एक तो आ गया इसका सी, पर इसके नीचे कोई रे नहीं है, ए इसका कभी भी एडजेसेंट नहीं बनेगा क्योंकि ए नेवर नहीं है इसका बी का, पहले सी है फिर जाके ए आता है, ए इसका नेबर नहीं है, तो सी के जो एडजेसेंट एंगल बनेगा वो एंगल ए और एंगल बी बनेगा। क्लियर होगी बात? आगे पढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स आते हैं कि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से आप हमेशा याद रखोगे कि कोई भी एंगल, जितने भी एंगल्स, उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए होंगे, इनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब वो है कोई ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। यही इस डेफिनेशन में कहा गया है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ आ गई इतनी सी बात कि किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हुआ उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और इसके बाद आता है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्या मतलब, किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। भाई साहब आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ से आपकी एक और रे जाती है इस साइड को, क्लियर, ये एंगल कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, इनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आपके पास बन गया आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल की समझ आ गई कहानी। इसमें से कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, आगे देख लेंगे हम। आगे जो आपका मेन पढ़ने वाला है ना, लाइन्स एंड एंगल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं में से आएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके पास इसका एक क्वेश्चन भी दे दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, इन्हीं से ही आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है, तो इनको ध्यान से समझ लो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये बात आपको देखनी है। हमेशा याद रखो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब अगर आपका ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल आपके पास अल्फा है ना तो इसका अपोजिट ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। मतलब तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब यहाँ पे वी बन रहा हो, अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे ऐसे करके, तो ये एंगल जो है इसका अपोजिट वी एंगल सेम होगा। और अगर ये एंगल आपके पास बीटा है ना तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या होगा, बीटा होगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब आपका ऐसे करके कुछ वी टाइप बन रहा होगा ना, इसका अपोजिट वाला एंगल भी सेम ही होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ आ गया? इसके आगे एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। मतलब अगर आपके पास ये एंगल अगर आपके पास 30 डिग्री है तो ये भी कितना होने वाला है, 30 डिग्री ही होगा। समझ आई? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आगे आप देखोगे। ठीक है, तो इस आगे वाला क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कुछ लाइंस एंड एंगल से, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन छप के आएंगे। क्या कहा गया है, एक फिगर है जिसमें ऐसी ऐसी स्ट्रेट लाइंस है, एंगल ए यहाँ पे बन रहा है, एंगल बी यहाँ बन रहा है, सी ऊपर ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, कहा गया है आपको कि जिस सबकी इन सभी की वैल्यू दे दी गई है, कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी। इन तीनों की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू हमेशा इसमें लाइंस एंड एंगल्स में कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया। पीछे क्या पढ़ाया, स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, कोई ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। वर्टिकल अपोजिट क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। ये बात हमने पीछे पढ़ाई, तो उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके हमने इसको वैल्यूज निकालनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्या देख रहे हो, जो आपके पास जो लाइन है सी और डी, सी डी वाली लाइन है, इस पे अगर मैं एक पूरा एंगल बनाऊं, जैसे ऐसी आपकी लाइन जा रही है ना कुछ सी और डी, क्लियर, इनका ये पूरा एंगल बनाऊं मैं, ओ पॉइंट है यहाँ पे, पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। पर यहाँ पे क्या दिया गया, 4v 75 डिग्री और b दे दिया गया। मतलब 4v प्लस 75 डिग्री प्लस v, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा। स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा है ना, 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री के इक्वल। आप कहोगे सर 5b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, आप यही बात कहोगे। ठीक है, तो आपके पास 5b कितना आ गया,
105, 105 डिग्री आ गया। तो v की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास बन गया 21 डिग्री। यहाँ पे आपको b की वैल्यू मिल गई, वो क्या है 21 डिग्री है आपकी b की वैल्यू। क्लियर। अब आपको b की वैल्यू पता है, आप यहाँ से a या c की वैल्यू निकाल सकते हो किसी और एंगल की प्रॉपर्टी लगा के। अगर आप देखोगे, अगर आपको चाहिए, आपको जहाँ से आप वर्टिकल अपोजिट एंगल निकाल सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कैसे? आपको पता है 4b किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। आप कहोगे सर 4b इज इक्वल टू a के इक्वल है। समझ आ गई क्यों है इक्वल? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहता है कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 4v इज इक्वल टू a के इक्वल है, तो 4 इंटू जब हम b की वैल्यू 21 आई कर दूंगा मैं, तो ये यहाँ से मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 4 गुना 84, यहाँ से मुझे मिल गई a की भी वैल्यू मिल गई। क्लियर। a की वैल्यू 84 है, v की वैल्यू 24 है, खाली ऑप्शन नंबर a में ही है, आप टिक कर दोगे। बट अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू आप कहाँ कैसे निकालोगे? अब c कहाँ पे है, c यहाँ पे है, c यहाँ है, तो इसका आप यहाँ तो आप ऐसे निकाल लो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के कि स्ट्रेट एंगल पे AV लाइन से स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल पे एंगल कितना बनता है 180 का, मतलब 2c प्लस 4v 180 के इक्वल हो गए। वहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ऐसा क्या, जहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि जो 2c जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा 75 डिग्री प्लस v के इक्वल होगा। यहाँ से आप यहाँ ये भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, समझ आ गई। यहाँ पर यहाँ से ये भी लगा सकते हो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी कि 2c प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हो CD लाइन है, इसके जो ऊपर वाला ये एंगल बनेगा किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 2c प्लस a किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट अगर मैं आपको सॉल्व कर दूँ तो 2c इज इक्वल टू 180 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 84 आ गई, और यहाँ से 180 में से 84 निकाला 96 आ गया, मतलब 2c इज इक्वल टू 96 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आप क्या कहोगे 48 डिग्री। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 48 डिग्री। तो कैसे निकालोगे लाइंस एंड एंगल? इसलिए काफ़ी इजी चैप्टर है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके आंसर निकाल लो। वर्टिकल अपोजिट एंगल की आइडेंटिटी यूज़ करो, चाहे स्ट्रेट एंगल की आइडेंटिटी यूज़ करो, हर एक चीज़ आपको पढ़ाई है। क्लियर। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको आप कैसे समझोगे, हर एक चीज़ आपको डिटेल में सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, पहले आपने मेन जो सीखा, क्या सीखा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका सब 180 डिग्री होता है। दूसरा आपने मेन सीखा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में मतलब क्या सिखाया मैंने कि एक एंगल दूसरे एंगल के वर्टिकली अपोजिट में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्रॉस अगर बन रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल आ गया, समझ आ गई। दूसरी आ गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो गए, जैसे कि सपोज करो ये जो अंदर वाले बंदे हैं, अगर आपको जनरल भाषा में सिखाऊं ऐसे अपनी भाषा में, तो ये जो अंदर वाला ये एरिया आ गया, ये अंदर वाला एरिया जितना भी है, ये अंदर वाला एरिया, ये समझ लो आपका कॉलेज है। ठीक है, और ये कॉलेज के आउटसाइडर, ये भी आउटसाइडर, ये भी आउटसाइडर लोग हैं। ठीक है, एंगल की कौन सी प्रॉपर्टी कहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग से एक वर्ड माइंड में आ रहा है जैसे क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, मतलब आउटसाइडर इनसाइड आएंगे, क्रॉस करके आएंगे कॉलेज की बाउंड्री को, जी आ गई कॉलेज की बाउंड्री L और M। ठीक है, आउटसाइडर क्या करेंगे, कॉलेज में इंटर करेंगे, इंटर करके पसंद करेंगे किसी को, तो पसंद करेंगे ना जब वो कॉलेज आउटसाइडर है कॉलेज के अंदर, तो वो एक सीधी लाइन में पसंद करेंगे। मतलब अगर बाहर वाला एंगल 1 है ना, तो वो पसंद किसको करेगा, सीधा स्ट्रेट आके 5 को करेगा। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपने ये बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, आउटसाइडर कॉलेज के इनसाइड आए, कॉलेज इनसाइड आके इन्होंने अपने यार दोस्त को पसंद किया। किसके ऐसे पसंद किया, मतलब एंगल 1 था, बाहर से डायरेक्ट वो अंदर आया, सीधी सीधी लाइन में एंगल 5 के इक्वल हो गया। अब आप कहोगे एंगल 4 किसके इक्वल हो गया भाई, एंगल 4 किसके इक्वल, एंगल 8 के इक्वल। समझ आई कैसे इक्वल हो गया, बाहर से इनसाइड आया, बाउंड्री क्रॉस करके आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो एंगल 3 किसके इक्वल, अंदर वाला बाहर वाले के इक्वल, एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 7 के इक्वल। एंगल 2 यहाँ से किसके इक्वल, एंगल 6 के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखनी है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जो बाहर जो एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन में, ट्रांसवर्सल हो रही है लाइन, मैंने कहा था ना ये दो लाइनों को काटे एक लाइन, वो उसे हम क्या करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, वो लाइन कुछ एंगल्स बनाएगी, एंगल्स बनाए उसने 1 2 3 4 करके ऐसे करके। अब जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। कैसे होगा, जा रख सकते हो इस प्रॉपर्टी में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्रॉस माइंड में आ रहा है, क्रॉस मतलब आउटसाइड और इनसाइड क्रॉस करेंगे, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में, आगे पीछे नहीं जाएंगे, मतलब एंगल 1 एंगल 8 के पास नहीं जाएगा, एंगल 5 के पास जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो एंगल 5 एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ इस प्रकार से ऐसे करके आपके पास जेड बन रहा हो, तो यहाँ से आप समझ सकते हो क्या एक ये एंगल बनेगा कुछ करके, एक यहाँ पे ऐसे एंगल बनेंगे, ऐसे एंगल बनेंगे, ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको अभी सिखाई है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, आगे क्वेश्चन में इसका यूज़ करके भी हम दिखाएंगे। नेक्स्ट आ गई अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। भाई अल्टरनेट एंगल की अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ ना, अल्टरनेट होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब वही खेल कॉलेज वाला और आउटसाइडर वाला, इंटीरियर और एक्सटीरियर का, ये एरिया इंटीरियर वाला आ गया और बाहर वाला एक्सटीरियर वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब अल्टरनेट में क्या होगा कि कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हो, आपने एक रखा है सामने, उसका आपने अल्टरनेट भी ढूंढ के रखा होगा कि ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है जी, तो मतलब अल्टरनेट का समझ आ गया, अल्टरनेट का मतलब ये नहीं तो कोई और सही। अगर 2 कहता है मेरे सामने 5 है, कॉलेज के अंदर वाली बात करूँगा क्योंकि एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले बात करता हूँ इंटीरियर वालों की। 2 के सामने 5 है, तो 2 ने कहा चल 5 तो है ये, बट इसका अल्टरनेट मैंने रखा है कि इसको अगर 5 नहीं तो 8 से ही, मतलब एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। समझ आ गई बात। एंगल 3 के सामने 8 था, पर इसने कहा इसका अल्टरनेट भी मैंने रखा है, एंगल 3 ने अल्टरनेट रख दिया एंगल 5 को, 8 नहीं तो 5 से ही। ठीक है, अब बाहर आउटसाइडर की बात कर लेते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, मतलब एंगल 1 के सामने कौन है बाहर, 6 है ना, बट इन्होंने अल्टरनेट ढूंढा है किसको, 7 को, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल होगा। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ गई इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की कैसे इक्वल होंगे कैसे नहीं, याद रखने की समझ आ गई। कभी भूलोगे, कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो, कभी भूलोगे कि इनसाइडर वालों ने अंदर देख रखी था एक पर्सन, जैसे आप कॉलेज में हो आपने एक देख रखा है, पर वो नहीं उसका कोई अल्टरनेट कोई भी ढूंढ के रखा ही होगा। उसी तरह एंगल 2 ने अपना अल्टरनेट 8 रखा है, एंगल 3 ने अल्टरनेट 5 रखा है। समझ आ गई इतनी सी बात। इसको भी हम जूस करेंगे। अब जूस कैसे करेंगे, आपके पास सेम ऐसे जेड बनेगा, क्वेश्चन आएगा जब आपके पास ऐसे करके जेड बनेगा तो होगा क्या, अगर ये एंगल आपका 20 डिग्री है तो आपसे ये एंगल पूछ लिया जाएगा, तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री का। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। जहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये एंगल 2 है तो ये इजिकल टू 8 के इक्वल होगा, दोनों एंगल सेम होंगे। समझ आ गई, जब क्वेश्चन आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं आपके पास को इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आप कह सकते हो। तो इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमने करने और कुछ नहीं करना, आपका थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बाहर वालों को कोई काम ही नहीं है, सिर्फ अंदर वालों की बात होगी। तो को इंटीरियर में आप देखोगे कि 2 8 को 2 8 के इक्वल हो गया, 2 ने 8 को पसंद कर लिया, 5 को पसंद कर लिया। अब बात जो बची, अब क्या बची, अब को इंटीरियर एंगल्स क्या कहते हैं कि अगर ऐसे इस प्रकार से कोई यू टाइप बन रहा है ना, इस प्रकार से ऐसे यू टाइप बन रहे हैं ना, तो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा ना अल्फा प्लस बीटा का, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये कहते हैं आपके को इंटीरियर एंगल, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आप इनको कह सकते हो। ठीक है जी, जैसे एंगल 2 और एंगल 5 किसके इक्वल, 180 के इक्वल, और एंगल 3 और एंगल 8 किसके इक्वल, 180 के इक्वल। को इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं, जब भी कुछ भी इस प्रकार से अगर यू टाइप बन रहा हो, जहाँ ऐसे बन रहा हो, जहाँ ऐसे बन रहा हो, इन दोनों का एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लें हम कौन कौन से एंगल्स हमने पढ़े, एक बार आपको याद दिला दूं। पहला पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलेगा। अगर ऊपर वाला एंगल अल्फा है, इसके अपोजिट वाला भी अल्फा होगा, सेम होगा। अगर सामने वाला लेफ्ट वाला अल्फा है तो राइट वाला भी अल्फा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात पड़ी, बाउंड्री क्रॉस करके आएंगे, बट आएंगे किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, पूरे एक मतलब रूल के साथ आएंगे, ऐसे आगे पीछे नहीं डोलेंगे वो। तो एंगल 1 किसको लाइक करेगा, एंगल 5 को करेगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अल्टरनेट क्या है कि आपने एक अल्टरनेट ढूंढ के रखा है, अंदर वालों ने अंदर रखा है, बाहर वालों ने बाहर रखा है।
तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल्स। समझ आ गया। को इंटीरियर क्या कहोगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर आप दोनों कह सकते हो इसको। यहाँ पे इंटीरियर की बात होगी जब भी आपको यू दिखे तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। बात करेंगे क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है जी। तो इसमें एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था, डायरेक्ट आया था। तो इसमें पूछा गया इन द गिवन फिंगर फाइंड करना है आपको एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो काफ़ी मैंने बड़ी बड़ी आपके पास डायग्राम बनाई है कि आप अगर कम क्वालिटी भी देख रहे हो तो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप कुछ भी कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, अभी अपना कोई चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे अगर क्या दिख रहा है आपको कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 का। अगर ये 105 है तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, समझ आई। अगर ये 105 डिग्री का है तो ये कितने का होगा 75 डिग्री का। समझ आ गई, इतनी सी बात आपको क्लियर है, समझ आ गई। चलिए जी आ गया आपके पास 75 डिग्री का एंगल। ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। अगर ये वाला 105 है तो 180 में से अगर आप 105 निकाल देते हो तो बच जाता है 75 डिग्री। अंदर वाला बनेगा आपके पास 75 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे एक लाइन जे जा रही है, एक जे जा रही है, आपको एक जेड टाइप बनता दिख रहा है। एक जी एंगल दे दिया गया है, ये एंगल ऐसे पूछा गया आपको। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, वो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कॉरस्पॉन्डिंग वाली कि भाई साहब स्ट्रेट लाइन में आएंगे अंदर बाउंड्री क्रॉस करके। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा इसके। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। समझ आ गई, इतनी सी बात बता दीजिए भाई। अगर नीचे वाला 45 है ऊपर वाला 45 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस प्रकार से थे, कुछ ऐसी लाइन आ रही थी। ये एंगल अगर 1 था तो ये एंगल अगर हमारे पास कुछ भी था एंगल 7 था तो एंगल 1 इज इक्वल टू हमने क्या कहा एंगल 7 है। तो यही तो बात है, यही दो लाइन्स हैं, एंगल 45 ये भी कितना 45। अब आपको पता है ऊपर एक ट्राइंगल बन गया। क्या ट्राइंगल बन गया, ऐसे करके ट्राइंगल बन गया। ये एंगल आपको एक्स से दिया गया है, ये कहा दिया गया 45, जे बन गया 75। अब आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। आगे जाके जब मैं आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ट्राइंगल की, वो भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आ गया x प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ गया, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 में से माइनस करोगे आप किसको, आप माइनस कर सकते हो कि 75 और 110 120 को आप माइनस कर लो। x की वैल्यू आपके पास कितनी बच गई 60 डिग्री बच गई, 60 डिग्री आपके पास आंसर है एंगल ए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है, सही आंसर है, ठीक है जी। और अगर आप आगे जाके ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ोगे, वो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वो भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तब आप क्या करोगे, तब आप डायरेक्ट इस आंसर को निकाल सकोगे। अब कैसे वो आपको मैं सिखाता हूँ। इसको अगर हम मिटाएं थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तब आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो वो देखिएगा, ठीक है। पेन भाई पेन नहीं आ रहा, चलिएगा देखिएगा। अब होती है एक प्रॉपर्टी हमारे पास, क्या होती है, ऐसा एक ट्राइंगल होता है। एक एंगल अगर सपोज पर आपके पास x है, एक दूसरा y है, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, जो वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा x प्लस वाई होगा। सेम एज इट इज़ अगर आपके पास सपोजड ऐसा एक ट्राइंगल है, आपके पास ये एंगल है x और ये एंगल है y, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये क्या एक्स के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई के होगा। ये मस्ट याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर एक्स और वाई साथ में है तो उसका एक्सटीरियर एंगल एक्स प्लस वाई बनेगा, नहीं। अपोजिट एंगल्स जो होंगे उन्हीं का सम बनेगा एक्सटीरियर एंगल। ये होती है ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी, जब आगे जाके आप पढ़ोगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि ये एंगल x डिग्री है, ये 45 है और बाहर वाला एंगल कितना है 105। तो यहाँ से आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो क्या कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री के इक्वल आ गया। और x की अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, 105 में से आप 45 निकाल दोगे तो आपके पास 60 डिग्री बच जाता है, जो कि आपके पास सही आंसर है, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वरना आपने जो प्रॉपर्टीज बढ़ी उनसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, दो एंगल्स दिए गए हैं आपको और पूछ लिया गया क्या एंगल टीपीयू बताइए। टीपीयू मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। क्लियर है, समझ आ गई इतनी सी बात। तो इस एंगल को अब आप कैसे बताओगे? ओके, अब आप इसको कैसे बताओगे? अब इसको बताने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं क्या कि एंगल ये आ गया आपके पास 50 डिग्री, और यहां से आप इसको भी निकाल सकते हो बाहर जाके। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कहा है। इन द गिवन फिगर पी आर पैरेलल टी एस। पी आर जो है ये वाला, ये पी आर ये पैरेलल है किसके? टी एस के। और पी यू है ये पैरेलल है किसके? आर एस के। मतलब पी यू है ये पैरेलल है किसके? आर एस के। क्लियर, समझ आ गई। इस इन दोनों को फिलहाल छोड़ो, पी यू आर एस को, कंफ्यूजन देंगे। इसको मिटाया, इसको मिटाया, ठीक है। समझो, कहा है पी आर पैरेलल है किसके? यूएस के। मतलब इसके सामने वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस पे एंगल भी सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। अगर पैरेलल है, अगर मतलब पी आर टी एस के पैरेलल है, अगर टी एस पे एंगल बन रहा है 50 का, तो पी आर पे भी एंगल कितना बनेगा? 50 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ आ गई इतनी सी बात? ठीक है जी, क्लियर है। ओके, अब यहां से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो किसकी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी थी? ऐसे एक लाइन आई काट कर चलेगी, मतलब ये वाला एंगल जो होगा अल्फा, ये किसके इक्वल? इसके इक्वल आ गया अल्फा के, और ये अगर बीटा है तो ये इसके इक्वल, क्योंकि इन्होंने अल्टरनेट ढूंढ के रखा था अपना। सेम एज इट इज, अगर एंगल ये 50 है, यहाँ पे आपको एक जेड बनता दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे जेड बनता रखे। अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। समझ आ गई इतनी सी बात? बता दो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से 50 का अल्टरनेट कितना आ गया? ऊपर 50 आ गया। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। मतलब अगर ये आपका x हो गया तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास कितनी? 70 डिग्री। 180 में से 110 को निकालोगे 70 होता है। ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज लगानी है, 3-4 प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको मेन बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास एक, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मुझे लगता है आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, एरो कॉन्सेप्ट। एक होता है आपके पास कौन सा? एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट, इसको भी लिख लीजिएगा भाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो एरो नहीं जो आप कभी बचपन में पढ़ा करते थे, ऐसे ऐसे दिल बना दिया, ऐसे ऐसे करके तीर चला दिया और ऐसे ऐसे करके एरो बना दिया ये करके। ठीक है, ये एरो नहीं। और जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे खून बना दिया है, ये एरो नहीं। जो पढ़ते थे आप बचपन में, ठीक है, इसकी कहानी नहीं करनी अभी। अब पढ़ने आ रहे हैं हम नया टाइप का एरो जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एरो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा हम? वो एरो कॉन्सेप्ट होता है कुछ आपका एरो, मतलब कि इस प्रकार से एक एरो बनेगा। एरो ऐसे तीर कमान भी देखे थे ना आपने, तीर चलाते तो आगे से ऐसा होता है ना उसकी शेप। ये होता है कि आपके पास एरो कॉन्सेप्ट। ये आ गया इसका पार्ट 1। 3 टाइप के होते हैं आपके एरो। पहला आ गया ये वाला एरो, एंगल आपको दे दिया गया अंदर अल्फा, ये वाला एंगल दे दिया गया बीटा, और ये एंगल बन गया आपके पास गामा, और बाहर वाला एंगल बन गया आपके पास कौन सा? थीटा। अब इसको समझने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा समझ लो कि देखो, ये आ गया आपका एक छोटा सा महल, बाहर बैठा है इसका राजा थीटा, अंदर है इसकी रानियां 3 अल्फा बीटा और गामा। अब राजे को इस महल को बचाने के लिए इन तीनों रानियों के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इन तीनों रानियों की शक्ति के बराबर होना पड़ेगा। अगर कल को युद्ध भी हो जाता है तो बराबर की फाइट हो, मतलब थीटा को इन सभी के इक्वल होना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल होना पड़ेगा। इसी को आप कहोगे एरो कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ से अंदर वाले इंटीरियर जितने भी एंगल्स होंगे इनका सम होगा यो बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। यही होता है एरो कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 1। समझ आई कि एरो बना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अंदर एंगल जितने भी होंगे उनका सम बाहर वाले का। सेम एज इट इज पार्ट नंबर 2 में आप क्या कर दो, सिंपल सा, इस जो एरो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है ना, इसको खोल दो। इसको खोलोगे तो कैसे खुलेगा? ये देखो, ये खुल जाएगा आपके पास। कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। समझ आ गई? इस एरो को हमने क्या किया? खोल दिया अंदर से ऐसे करके। अब एंगल कितने बनेंगे अंदर? यहाँ पे बन गया अल्फा और यहाँ पे बन गया क्या? बीटा। और यहाँ पे जैसे ही थीटा था एक रानी चलेगी, एरो को हमने जब खोल दिया। तो
अब क्या होगा, अब जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा के। ये हो गया इसका पार्ट 2। ठीक है, पहले यो अंदर बाहर वाला था वो अंदर वाले तीनों के इक्वल था, फिर अंदर 2 ही एंगल बचे तो बाहर वाला अंदर वाले सिर्फ 2 एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। ये समझ आ गई। अगर पार्ट 1 से अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो सपोज कर लो आपके पास कुछ ऐसा ही आपके पास एरो बन रहा है और आपको कह दिया गया कि जे है एंगल 70 डिग्री, जे है एंगल आपके पास थीटा और जे है एंगल आपके पास 20 डिग्री और बाहर वाला एंगल है आपके पास 130 डिग्री। ठीक है, आप बता दीजिए थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो आप क्या कहोगे कि सर 130 डिग्री इज इक्वल टू 70 प्लस 20 प्लस थीटा के इक्वल होगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालनी है 70 प्लस 20 90 हो गए, 130 में से 90 निकालोगे तो 40 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना आपने, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और एक होता है एक और पार्ट 3, एरो कॉन्सेप्ट समझाने ही लगा हूं तो पूरा समझा देता हूं आपको। ठीक है, एक आता है इसका पार्ट 3। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा ही कुछ एरो बना देते हैं वो ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके कुछ एरो ऐसे 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 करके एरो बना देगा वो। समझ आ गई। अब वही क्या कर दो, ये वाला एंगल ए आ गया, यहाँ पे बन गया बी, यहाँ पे बन गया सी, यहाँ पे बन गया डी, और बाहर वाले एंगल ये बना दिया पी, ये बना दिया क्यू, ये बना दिया आर। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल क्या कहोगे कि P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब बाहर वाले इज इक्वल टू अंदर वाले के इक्वल। बस इतनी सी बात है। ये होता है आपका सिंपल सा एरो कॉन्सेप्ट। समझ लिया आपने राजा रानी की मदद से। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी आ गया आपके पास एक क्वेश्चन। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो एरो कॉन्सेप्ट से तो आपको एक एरो बनता दिखेगा। कैसे दिखेगा, रुको। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी दिख रही होगी। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन जाए वर्टिकल अपोजिट एंगल लग जाता है। मतलब अगर ये एंगल 130 है तो बाहर वाला भी एंगल कितना होगा, 130 डिग्री के इक्वल होगा। समझ आ गई। अब यहाँ से एरो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा वो देखो। अगर मैं इस वाली लाइन्स को हटा दूं, ठीक है, इस वाली लाइंस को अगर मैं ऐसे 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 करके कुछ भी करके हटा दूं, ठीक है, इसको रिमूव कर दो। ये ऐसे करके इनको अगर मैं हटा दूं तो आपको ये वही वाला एरो बनता हुआ दिख रहा होगा। बन गया ना वही वाला एरो। समझ आ गई। एरो बन गया। अगर आप इन अंदर वालों को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ, आपको वही वाला एरो बनता दिख गया कि इसके अंदर 3 एंगल, 3 इसकी रानी और इजिकल टू बाहर वाली रानी के इक्वल, राजे के इक्वल आ गया। एरो बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एरो कॉन्सेप्ट में ये एरो बनता हुआ दिख रहा होगा। अब आप सिंपली क्या कहोगे, आपको पूछा क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस वी की वैल्यू पूछी गई है कि नहीं पूछी है। आप क्या कहोगे कि ए प्लस 50 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 130 के इक्वल होगा। सर आप कहोगे ए प्लस वी किसके इक्वल, 130 डिग्री माइनस 50 के इक्वल होगा। और आप कहोगे ए प्लस वी 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। डायरेक्ट 130 में से 50 निकालोगे 80 डिग्री। तो समझ आया एरो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मेन बात है एरो कॉन्सेप्ट समझ आना। क्वेश्चन आपको ये जरूरी नहीं यही आएगा, कॉन्सेप्ट के बेस पर आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया होगा ना तो अभी तक आपको ज्योमेट्री इजी लगने लगी होगी। ठीक है, समझ आ गया। अब सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एरो कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 के ऊपर, जहां पे क्या था, अंदर 2 रानी थी, बाहर एक राजा बैठा हुआ था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा, इसको बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा उस टाइप में। तो बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा ऊपर स्ट्रेट लाइन है सीडी, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री का। अगर ये एंगल 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। समझ आई इतनी सी बात, बता दीजिए 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। ये वाला एंगल नीचे 35 डिग्री दिया है, तो यहाँ से एरो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। अंदर 2 रानी है, बाहर एक राजा है, 2x प्लस 15 डिग्री वाला। तो आपको पूछा क्या गया है, फाइंड करना है x की वैल्यू को। आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे 2x प्लस 15 डिग्री जो है वो इजिकल टू 70 प्लस 35 डिग्री के इक्वल है। अगर है तो देखोगे आप क्या कि 70 और 35 कितना आ गया आपके पास, 105 और 2x प्लस 15 बच गया आपके पास। और 2x की वैल्यू अगर 15 को माइनस करवा दोगे तो बच जाएगा आपके पास 90। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। भाई साहब आपके पास x की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। समझ आ गया इतना सा बात। अभी तक आप तो हर एक क्वेश्चन निकालना आ चुका होगा जितना अभी आपको पढ़ा दिया है। तो क्या ये भी एरो कॉन्सेप्ट की बेस पर नहीं लग रहा, बताइए।
इसमें भी एरो कॉन्सेप्ट लगता हुआ दिख नहीं रहा आपको? अगर दिख रहा है तो आप यहाँ पे भी एरो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब यहाँ पे एरो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या कहोगे, आप देखोगे एक लाइन है डायरेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का। अगर ये 133 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से आपको क्या करना है, सिंपल सी 133 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 47। आप क्या कहोगे 47 डिग्री का ये एंगल होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे ये 143 है तो ये वाला कितना होगा, 180 में से 143 माइनस कर दो, 37 डिग्री बच जाएगा आपके पास। ठीक है जी, वही एरो कॉन्सेप्ट बन गया। क्या कहता है कि x की वैल्यू किसके इक्वल, 47 प्लस 37 के इक्वल। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 47 प्लस 37, 7 7 4 और 1 8, 84 डिग्री के इक्वल आ गई भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया, बता दीजिए एरो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आते हैं इस पे, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बच्चे डर जाएंगे। अरे डरने वाली बात नहीं है, ये आ गया 25 आपका डिग्री दिया गया है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। क्या कहा, इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू सी डी। ए सी जो है ना वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये बात कह दी गया। फाइंड करना है आपको क्या, बी सी टी, वी सी टी आपको फाइंड करना है, एंगल वी सी टी आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, एंगल बी सी टी फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला आपको एक्स फाइंड करना है। समझ आ गई बात, बताओ। ठीक है, क्या कहा गया है कि AC जो है CD के इक्वल है, मतलब इस वाले लाइन के सामने वाला जो एंगल है, कौन सा इसका एंगल है, ये वाला एंगल, तो इस वाली लाइन के बराबर होगा, मतलब इसके सामने जो एंगल बनेगा वो बनेगा ये वाला एंगल। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी क्या बनेगा, 20 डिग्री बन जाएगा। समझ आई, क्योंकि लाइन्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये आप पढ़ोगे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, जो आपको आगे जाके स्पेशल आपके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी इसी चैप्टर में होता है, वो इसी ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ोगे आप। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हो जाएगा, मतलब कि आपकी अगर ये लाइंस इक्वल होगी, साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स भी आपके सेम होंगे। अब वापिस से एरो कॉन्सेप्ट बन गया, बना नहीं बना, कैसे बना, अंदर वाले तीनों एंगल का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल, तो मतलब बाहर वाले अंदर वाला 40 डिग्री, जहाँ से आपको बनाऊँ मैं, 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 45 कैसे, 25 प्लस 20, ठीक है, दोनों को जोड़ के 45 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस आपका 35 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, 40 प्लस 45 कितना हो गया, 85, और 20 कितना आ गया आपके पास, 40 चलिए 80 और 85 और 20 105 आ गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 35 डिग्री, और x की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितनी बन जाएगी, 70 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है। समझ आ गई बात, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जे यहाँ क्या दे दिया गया है, यहाँ ये इन द गिवन फिगर इफ के आई इज इक्वल टू आई टी, अगर आपके पास के आई आई टी के इक्वल है और आपके पास ई के ई टी के इक्वल है, ई के ई टी के इक्वल है, देन आपको एंगल टी ई आई फाइंड करना है। मतलब टी ई आई आपको, टी ई और आई आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है भाई। समझ आ गई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, क्लियर। अब यहाँ पे लगेगा आपका सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में 3 रूल आपको बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली आ गई हमारी सासू माँ जी, सास टेस्ट होता है, दूसरा आता है आस वाला AA और S, और तीसरा आता है 555 वाला। ठीक है, SSS आप कहोगे। ये अगर आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे ना बड़े प्यार से, उसको बड़े प्यार से हम पढ़ाएंगे। पहला क्या होता है, साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड, और तीसरा तीनों साइड्स। यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, कहा क्या है के आई इज इक्वल टू आई टी के इक्वल है, मतलब के आई इस जो वाला जो एंगल है ना, के आई साइड के सामने वाला एंगल, जो किसके इक्वल होगा, आई टी के, मतलब इस साइड के सामने वाले एंगल्स के, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। समझ आ गई इतनी सी बात आपको कि सर बिल्कुल सी समझ आ गई, अगर ये अल्फा वो भी अल्फा। अब आपको पता है कि पूरा जो रोटेशन लगा के एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। अगर 150 का ये है, अल्फा ये है, अल्फा ये है, मतलब ये तीनों एंगल्स किसके इक्वल, 360 के इक्वल, मतलब कि 150 डिग्री प्लस अल्फा प्लस अल्फा। समझ आया, दोनों अल्फा लिया, ये 360 डिग्री के इक्वल। आप कहोगे सर 2 अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस 150, आप क्या कहोगे कि 210 के इक्वल आ गया, ये भी 2 अल्फा 210 के इक्वल, तो अल्फा यहाँ से अगर आप निकालोगे बन जाएगा आपके पास 105 डिग्री के इक्वल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, सही आंसर है। यहाँ पे लगा आपका सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी वाला, डोंट वरी, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे हाँ आप सासू माँ को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वापिस से क्वेश्चन आपका उन्हीं टेस्ट के ऊपर, अब तक तो आपको लगाना आ चुका होगा बड़े प्यार के साथ, है ना।
बहुत बड़ी बड़ी डायग्राम्स बनाई है, तभी हमारी वीडियो जो है वो एक दिन लेट चल रही है, क्योंकि टाइम लगता है यार ऐसी पीपीटी बनाने में, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। आपको जस्ट इतना काम करना है, लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट्स में जरूर बताना है, आगे टेलीग्राम भी लाइन की नहीं लाए, और शेयर जरूर किया करो ताकि मोटिवेशन बनी रहे यार कि ऐसे ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिंपल सा पहले क्रॉस बनता हुआ दिख गया। पूछा क्या गया है वो तो हम देखते नहीं है, हमें पूछा गया एंगल AFB हमें ये वाला एंगल पूछा गया। कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला, मतलब ये थीटा निकालना है हमें, बाकी सब कुछ इन्होंने दिया गया है, ठीक है। आप सिंपल सा देखो क्रॉस बनता दिख रहा है 80 के अपोजिट, ये भी कितना 80 डिग्री 80 डिग्री आ गया, ठीक है। ओके, अब जे आ गया 80 डिग्री, चलो ये भी हमने बना लिया। अब क्या दिया गया है हमें? अब की अगर मैं बात करूँ ना, अब थोड़ा सा निकालने के लिए थोड़ा सा पंगा बन रहा है, कैसे निकालेंगे हम कैसे नहीं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, 125 को 180 में से 125 माइनस करूँगा, यहाँ पे एंगल बन जाएगा, पर इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी? इसकी हमें ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। जहाँ पे कोई ना कोई आपका टेस्ट भी लग रहा ही होगा, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी यार। देखो 180 में से आपने निकाल दिया 125, पीछे कितना बचा आपके पास? 55 जे बन गया एंगल आपके पास 55। और यहाँ से अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ से आपके पास एक जेड बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है जी। 55 का अल्टरनेट ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री, ठीक है जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई, अगर लग गई है तो हम ये समझ सकते हैं इतनी सी बात को। ओके जी, तो यहाँ पे एक क्रॉस बनता भी हमें दिख रहा है नॉर्मल सा, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री, तो इसके अंदर वाला एंगल भी कितना आ गया 30 डिग्री, समझ आ गई ये बात भी। अगर ये एंगल 30 डिग्री बाहर वाला, अंदर वाला भी कितना 30 डिग्री बन जाएगा। अगर 30 डिग्री बन जाएगा तो देखिए, और यहाँ से एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लग रही है, क्या? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब अगर ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 55 डिग्री है, तो इसके बाहर वाला एंगल जो क्या बनेगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। 80 + 55 135 डिग्री के इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हो, बाहर वाला 135, अंदर वाला भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप सभी को पता है क्या कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। आप कहोगे 135 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री के इक्वल है। थीटा आप क्या कह दोगे, ये 180 में से आपको क्या करना है 30 165 को माइनस करना है, तो थीटा आप क्या कहोगे कितना आ गया सर हमारा 15 डिग्री आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बट आपको मैंने प्रॉपर्टीज इतने प्यार से पढ़ाई है ना, प्रॉपर्टी आपको कोई ना कोई याद आ ही जाएगी। जैसे पहले देखते वर्टिकल अपोजिट आया, फिर आपके पास अल्टरनेट की आ गई, फिर अल्टरनेट दिखा, यहाँ पे वापस आपको वर्टिकल लगाने की याद आ गया, फिर यहाँ से आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद आ गई एक्सटीरियर एंगल की, वहाँ से आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और आपके पास सोल्यूशन आ गया है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार सा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ना, इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं समझना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का सिंपल सी बात याद रखो, बहुत सारी आपके पास ऐसे ऐसे करके लाइंस होगी, बहुत सारी ऐसे करके लाइंस होगी, और एक लाइन ऐसे आएगी यहाँ से काट के चले जाएगी, ऐसे आएगी यहाँ से काट कर चले जाएगी, कुछ इस प्रकार से आपके पास लाइंस होती हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे कभी बार क्वेश्चन आए थे, तो इसमें आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर आपको मैं बताऊं ऐसे करके को लाइन ड्रा कर दूं ऐसे करके, ठीक है, क्या याद रखनी है, इसकी सिर्फ रेशो याद रखनी है कि अगर ये 1:2:3 में है, कुछ किसी भी रेशो में हो सकते हैं, 20 रेशो 25 रेशो 31 में, किसी भी रेशो में होगा। अगर ये वाली साइड जिस रेशो में है वो इसके सामने वाली साइड भी उसी रेशो में होगी, मतलब ये भी 1:2:3 में होगी। बात समझ आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ, कि अगर एक साइड जिस रेशो में है दूसरी साइड भी उसी रेशो में आएगी। बस इसमें इस कॉन्सेप्ट में आपको इतना ही याद रखना होता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है इन द गिवन फिगर लो PQ पैरेलल, जो भी है पैरेलल है सभी के, PR = 21 सेंटीमीटर। ये जो PR है ये 21 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। RT 27 के आ गया, RT 27 सेंटीमीटर आ गया,
टीवी 51 सेंटीमीटर आ गया, और क्या कहा है QW 121 सेंटी, मतलब ये पूरा का पूरा 121 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया है। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो एक साइड जिस रेशो में है दूसरी साइड भी उसी रेशो में होगी। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो आप इसको काट सकते हो, किससे, 3 से कट रहा है डायरेक्टली। अगर 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, और 3 से अगर इसको काटोगे तो 17 बार में। अगर ये 7, 9 और 17 की रेशो में है तो ये भी 7, 9 और 17 की रेशो में होगा। ये वाली साइड भी सेम आ गया। और आपको पूछा गया है देन फाइंड SU, आपको SU पूछा गया, इस 9 की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको पता होगा क्या कि रेशो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो 7, 9, 17 ये किसके इक्वल है, 121 के इक्वल है। मतलब 121 जो है वो किन में बढ़ेगा, वो 7 की रेशो में, 9 की रेशो में, 17 की रेशो में बढ़ेगा। मतलब 7, 9, 17 इनको ऐड करूँ अगर मैं, 7 और 9 26 और 7 आपके पास कितना बन गया, 33 बन गया, 33 है। आपको किसकी वैल्यू पूछी गई, आपको इस 9 की वैल्यू पूछी गई है, SU की वैल्यू पूछी गई है। तो आपके पास ये बन गया 9, ठीक है। अब इसको आप काट लो, 11 से काटोगे 3 बार में, 11 से काटोगे कितनी बार में, 11 बार में। 3 से काटोगे 3 बार में, और 11 × 3 इज जो 33 सेंटीमीटर आपके पास क्या होगा, इकलौता ऐसा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी आपको लाइंस एंड एंगल्स मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया होगा, और आपका जो ज्योमेट्री का डर है वो निकल चुका होगा। आप इसकी नोटबुक अच्छे से बना लेना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए क्या थ्योरी थी पीछे, क्या थी। हर एक आपको प्रॉपर्टी को बड़े प्यार से मैंने पढ़ाया है। और डोंट वरी, जब ज्योमेट्री चैप्टर खत्म होगा ना तो गारंटी ले रहा हूँ मैं, आपको प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है जी। तो ठीक है, अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।